सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग नाजरीन। प्रोग्राम फ्रंट पेज के साथ मैं हूं आपका होस्ट मुइज़्ज़ुर रहमान और मैं हूं अरीबा फातिमा। आपने जो वीडियो इस वक्त देखी वो आपको दिखा रही है लाहौर के मनाजिर। ये कोई फिल्म नहीं है, ये कोई शो नहीं है, ये एक्चुअल लाइव मनाजिर हैं जो मोहम्मद वासिफ इंस्टाग्राम यूज़र ने रिकॉर्ड किए हैं। बिल्कुल, सो वेल डन मोहम्मद वासिफ साहब, आपने बहुत अच्छी तरह लाहौर के इन मनाजिर को कैप्चर किया और बताया कि ये जो स्मोक का क्राइसिस है ये कितना ज़्यादा सीरियस है एंड आई थिंक दिस नीड्स टू बी एड्रेस्ड ऑन अ वॉर फुटिंग। बिल्कुल, एंड आई थिंक ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है इस वक्त पाकिस्तान की और इंडिया की भी। हाँ, पूरे ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ ग्लोबल इशू, बट अनफॉर्चुनेट जैसे हमने कल के प्रोग्राम में बताया कि पाकिस्तान डज नॉट इवन कंट्रीब्यूट टू 1% ऑफ द ग्लोबल कार्बन फुटप्रिंट, बट हम दुनिया के 8वें सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले मुल्क हैं माहौलियाती तब्दीली से। और अब 970 तक पहुँच गया है लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो ये काफ़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। लेकिन इस सूरत हाल में हम देख रहे हैं कि जो वज़ीर आला साहिबा हैं वो और अपने वालिद के साथ स्विट्ज़रलैंड चली गई हैं और मुल्क के लोग इस वक्त परेशान हैं कि होगा क्या। तो नाज़रीन, स्मोक के हवाले से और इस क्राइसिस की जो कॉजेज़ हैं और इस पे आगे हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, इस हवाले से हमने गुफ्तगू करने के लिए दावत दी है। माहिर माहौलियात हैं दावर हमीद भट्ट साहब और वो पाकिस्तान एयर क्वालिटी इंडेक्स के भी मुंतज़िम हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया दावर साहब, आपने वक्त निकाला शो के लिए। दावर साहब, सबसे पहले आपसे ये सवाल पूछना है कि ये जो स्मोक का क्राइसिस इज सच अ बिग क्राइसिस, अगर आप समराइज करें व्हाट आर द कॉजेज दैट हैव लेड टू दिस बिग मेस दैट वी आर इन टुडे? जी मोइज, देखें, ये दुनिया के डिफरेंट ममालिक ने अपनी डेवलपमेंट की ट्रैजेक्टरी दौरान फेस ज़रूर किए हैं चैलेंजेस। हमें पता है कि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा लिंक्ड है इंजन और तेल के यूज़ से। ट्रांसपोर्ट बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है इसमें। और उसके बाद फिर आपके बाकी सेक्टर्स आ जाते हैं जिसमें इंडस्ट्री भी है, इसमें एग्रीकल्चर भी है। खासतौर पर एग्रीकल्चर के जो नवंबर के पहले 10 दिन हैं, इसके अंदर हमारे पंजाब और इंडियन पंजाब दोनों साइड पे कटाई के बाद बाकियात को आग लगाई जाती है, तो वो भी एक इसमें फैक्टर शामिल हो जाता है। और उसके बाद फिर आपके पास छोटे सेक्टर्स हैं जिन पे हम गालिबन इतना फोकस नहीं करते, लेकिन जिस तरह ब्रिक किल्न्स का सेक्टर है, इस तरह स्टील के इनफॉर्मल स्मेल्टर्स होते हैं, पायरोलिसिस का सेक्टर जो है, ये कंट्रीब्यूट करते हैं जगह जगह पे। और फिर जब वो कम्बिनेशन सबका इकट्ठा होता है तो वो स्मॉग बन जाता है। अब हम एक वो लिमिट जो थी, जो हमारा नेचुरल सिस्टम क्लीन कर रहा था पोल्यूशन को, उसे एक्सीड कर चुके हैं और अब हमारे लिए मसला बन गया कि एयर पोल्यूटेंट डिस्पर्स नहीं हो रहा है। बिल्कुल। और दावर साहब, ये तो आपने सुना ही होगा कि पंजाब हुकूमत ने कुछ इक़दामात लेने की अनाउंसमेंट की है, जैसे उन्होंने कोई गाड़ियाँ बनाई हैं जो अपेरेंटली स्मॉग से लड़ेंगी। उसके अलावा इस तरह का भी हम सुन रहे हैं कि कोई आर्टिफिशियल रेन को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आई वांटेड टू आस्क यू कि ये जो सारे इक़दामात अनाउंस होते रहते हैं एवरी नाउ एंड देन, इनमें कितनी ज़्यादा पोटेंशियल है टू एक्चुअली सॉल्व द प्रॉब्लम, और उसके अलावा आपके लिहाज से कौन से इक़दामात हैं जो लाजमी लेने चाहिए हुकूमत को जो नहीं ले रहे? अभी देखें, हमारी इमरजेंसी की सिचुएशन है और इस पोल्यूशन को क्लियर आउट करने में बहुत टाइम लगेगा। एटलीस्ट इसे हेल्दी लेवल्स में लाने में बहुत टाइम लगेगा। इसका मतलब है कि आपको 2-3 दिन शहर को शट डाउन करना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि आप स्कूल्स को बंद कर दें, आप पार्क्स को बंद कर दें और एक्सपेक्ट करें कि जो बाकी सोर्सेज हैं वो खुद ही खत्म हो जाएंगे। सो एक तो गवर्नमेंट वांट्स टू बाय इटसेल्फ टाइम, उन्हें सिटी को शट डाउन करने की जरूरत है। पंजाब लेवल में जो पोल्यूटिंग सेक्टर्स हैं बड़े, जिनमें जैसे मैंने पॉइंट आउट किया है कि आपका भट्टों वाला सेक्टर और इसी तरह हैवी ट्रांसपोर्ट, क्रॉप की बाकियात वाला सीजन खत्म होने लगा है। 15 नवंबर आ रही है, इसके बाद वो जलाने वाला पीरियड भी खत्म हो जाता है।
तो ये बाकी जो 2-3 सेक्टर्स हैं इनको टैकल इमीडिएटली करने की जरूरत है। बाकी एवरीथिंग हैज टू बी डन विद अ लॉन्ग टर्म फोकस, जिसमें आप फिर इंजन्स को अपग्रेड करें, गाड़ियों के स्टैंडर्ड्स को अपग्रेड करें, और इंडस्ट्री के अंदर पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें जो सोर्स है पोल्यूशन को रोके। एक दफा पोल्यूशन एनवायरनमेंट में आ जाती है, उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पहला ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि पोल्यूशन को आपको एनवायरनमेंट में आने से ही रोकना है, और वो पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी से होता है। एब्सोल्युटली। अच्छा दावर साहब, अभी जैसे एक जो पॉपुलर रहा है वो कि इंडिया से स्टबल बर्निंग होती है विच ब्रिंग्स दीज विंड्स टूवर्ड्स अस, और फिर यहाँ पे स्मोक क्रिएट होती है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? और एक अभी आपने ट्रांसपोर्टेशन की बात की, एंड ट्रांसपोर्टेशन के जो इंजन जो बेसिकली फ्यूल का जो एग्जॉशन है, दैट इज़ वन ऑफ द मेजर प्रीकर्सर्स टुवर्ड्स दिस क्राइसिस। अगर हम इसको लॉन्ग टर्म बेसिस पे अगर हल करना चाहें, और लाहौर में एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बड़ा वसी निज़ाम है, इस सब को हम जोड़ के किस तरह कर सकते हैं अगर हमें लॉन्ग टर्म बुनियाद पे स्मोक के ऊपर काबू पाना है? वही मैं इसमें ना पहला आपका जवाब दे दूं, जो इंडिया से कंट्रीब्यूशन है वो अभी तक हमारे यहाँ पे कोई सॉलिड असेसमेंट नहीं है। हमें जो फैक्ट मिलते हैं वो ये है कि नवंबर के फर्स्ट 10 डेज में इसका कंट्रीब्यूशन स्टबल बर्निंग का 30 से 50% के दरमियान हो सकता है, और फिर बाकी 50% हमारी लोकल सोर्सेज है। और आफ्टर नवंबर 10th, आफ्टर नवंबर 12th वो खत्म होता जाता है कंट्रीब्यूशन, और फिर हमारी सिर्फ लोकल सोर्सेज रह जाती है। तो अब उस पीरियड में हम एंटर होने लगे हैं जिसमें सारी पोल्यूशन लोकल सोर्सेज से होगी। इंडियन स्टबल बर्निंग जो होती है वो होती है चावल की कटाई के बाद, और इसी तरह उसका तकरीबन 1/2 या 1/3 हमारे साइड पे भी होता है। चावल की कटाई होती है और फिर उसके बाद बाकी आपको जलाया जाता है। अब विंड किसी के कंट्रोल में नहीं है, विंड ना इंडियन गवर्नमेंट कंट्रोल में ना हमारे कंट्रोल में। सो हमें ये रिकग्नाइज करने की जरूरत पड़ेगी कि हर साल ये प्रोपोर्शन डिफरेंट होगा। इस साल गालिबन ये हुआ है कि गवर्नमेंट को फील हो रहा है कि वहां से ज्यादा विंड आ गई है जो पोल्यूशन कैरी करके लाई है, और इसी तरह उनको भी ये कई सालों में फील होता है कि वो इस साइड से जा रहे हैं। तो इस पे तो गवर्नमेंट्स को मिलकर बैठना पड़ेगा, और आपको प्रॉपर साइंटिफिक असेसमेंट करनी पड़ेगी कि किस साइड से कहाँ पे कितनी कंट्रीब्यूशन आ रही है, और फिर उस हिसाब से दोनों साइड अपनी ग्राउंड लेवल एक्टिविटीज करेंगी कि इसे कर्टेल कैसा किया जाए। दूसरा जो आपने कहा पब्लिक ट्रांजिट का, लाहौर में 2 बड़े पब्लिक ट्रांजिट प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन उसके अलावा क्योंकि लाहौर की आबादी, अगर आप रिसेंट 2023 का सेंसस देखें तो लाहौर सिटी की जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी आबादी 15 मिलियन हो चुकी है। लाहौर डिवीजन की आबादी इज 22 मिलियन नाउ, वो 2 करोड़ लोग हैं। और फिर कसूर से भी लेबर आता है लाहौर में काम करने, शेखुपुरा से भी लेबर आता है। आपकी डिफरेंट मोटरवे का मेन जो सेंट्रल कनेक्टिंग पॉइंट है वो लाहौर है। सो इस शहर में एट एनी गिवन पॉइंट आपको समझना चाहिए कि 1.5 करोड़ पीपल आर एक्टिव, उनके साथ गाड़ियां एक्टिव हैं, और उनकी आपके ट्रांसपोर्ट नीड्स फिगर आउट करनी है। अब वो उनको बाइकों के हवाले नहीं कर सकते, उनको सिर्फ गाड़ियों के हवाले नहीं कर सकते। लाहौर में जो रिसेंट फिगर्स आए हैं पंजाब एक्साइज डिपार्टमेंट के, वो कहते हैं 5.2 मिलियन मोटर बाइक्स लाहौर में अभी रजिस्टर हो चुकी हुई, जो कि आपके मुल्क का, अगर मुल्क में 30 मिलियन है तो उसमें सिर्फ 5.2 मिलियन लाहौर में रजिस्टर्ड है। सो ये आपको फिगर आउट करना पड़ेगा मैसिव स्केल पे। पब्लिक ट्रांजिट, पब्लिक बसेज, ट्राम सर्विसेज, हर चीज आपको लानी पड़ेगी ताकि लोग अपना बाइक से शिफ्ट होके, रिक्शों से शिफ्ट होके वापस पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आए, और उधर से आप बहुत ज्यादा पोल्यूशन कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल। और बिल्कुल आखिर में मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती थी कि दावर ऐसे कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं इस वक्त लाहौर में, जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जो स्पेसिफिकली स्मॉग के इशू पर काम कर रहे हैं, तो जिसको हम रिकमेंड कर सकते हैं अपने नाजरीन को कि वो इन ऑर्गेनाइजेशंस को फॉलो करें, इनकी रिसर्च को देखें? अच्छा, इसके साथ मेरा भी एक सवाल जोड़ लें कि यहाँ पे क्योंकि पूरी आवाम मुतासर हो सकती है, तो एज अ सोसाइटी व्हाट कैन अ सिटीजन दैट हु इज लिविंग इन द मिडल ऑफ स्मॉग कैन डू इन दिस सिचुएशन? ठीक है, पहला तो जिस तरह हमारी ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान एयर क्वालिटी इनिशिएटिव, हम रिसर्च ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, और हमने एक्सपर्ट्स एडवाइजरी ग्रुप भी बनाया हुआ है जिसका हम रूटीनली मीटिंग एवरी वीक कर रहे हैं, और उसके बेसिस पे हम पंजाब गवर्नमेंट से भी शेयर करते हैं रिकमेंडेशन। इस बार हमने प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को डायरेक्ट रीच आउट किया कि ये 3-4 इमीडिएट स्टेप्स लेना बहुत ज़रूरी है, और इमीडिएट एज इन द नेक्स्ट 4 to 5 डेज में रिलीफ मिले आपको, और फिर लॉन्ग टर्म स्टेप्स उन्हें हमने सेपरेट सजेस्ट किए हुए। इसी तरह WWF है, इसी तरह हमारे पास डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में रिसर्च सेंटर्स हैं, वो काम कर रहे हैं इस इशू पे। सो हमारे पास रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन प्रॉपर वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस बहुत कम है। आहिस्ता आहिस्ता यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स और आपके मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आ रही हैं, जो आज टू फ्री मास्क डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रही हैं। सो इन दैट सेंस वो थोड़ा बहुत एक्टिव हो रहे हैं, लाहौरी भी, और बाकी शहरों में मैं देख रहा हूँ फैसलाबाद, मुल्तान, इस्लामाबाद में काफ़ी एक्टिविटी हो रही है इस पर। बाकी ये है कि इंडिविजुअल लेवल पे हम क्या करें। लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे
जो आजकल सिचुएशन है, जब AQI आपका 700, 1000, 1500 चल रहा हो, तो उसमें सबसे पहले तो आपने अपनी प्रोटेक्शन करनी है। और Absolutely. अगर आप एडल्ट हैं और आपके घर में बच्चे हैं, छोटे या बूढ़े हैं, आपके दादा दादी हैं, नाना नानी है, उन्हें जरूर आप मास्क पहनाएं। जैसा मर्जी मास्क है, आपको बहुत एक्सपेंसिव मास्क लेने की जरूरत नहीं है, फेस मास्क भी चलेगा। और अगर किसी ऑलरेडी पेशेंट एग्जिस्ट करता है जिसे रेस्पिरेटरी इश्यूज हैं, कोशिश करें कि उनको घर में भी मास्क पहनाएं। अगर एयर प्योरीफायर ले सकते हैं जरूर लें, नहीं तो घर में भी मास्क पहनाएं। ये बहुत जरूरी है, ये पार्टिकल्स बॉडी से निकलते नहीं है। सो इनको फाइट करने का बेस्ट तरीका ये है कि आप इनहेल ही ना करें उन्हें। सो हेल्थ पर्पजेज इज शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर एनी इंडिविजुअल। उसके बाद हम बाकी मतलब आप अपनी हेल्थ को रखेंगे तो फिर ही आप आगे फर्दर गवर्नमेंट के लिए एडवोकेसी कर सकते हैं, साइन अपने सिटीजन को मोबिलाइज कर सकते हैं। बिल्कुल। ये काम सारे हम बाद में जरूर करते रहेंगे, लेकिन आई थिंक सबसे पहली प्रायोरिटी हमें अपनी यूथ और एल्डरली को हेल्थ प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। एंड जस्ट फाइनली बिफोर वी लेट यू गो, प्लीज़ आप इस बारे में थोड़ा हमें आगाह करें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का काफ़ी रुझान है दुनिया में, काफ़ी ये बहुत बड़ी एक चीज़ है जिसको लोग पोल्यूशन के मिटिगेटिंग फैक्टर्स में से देखते हैं, लेकिन पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा कोई हम EVs की तरफ नहीं जा रहे हैं। तो आपको इसमें क्या हर्डल्स नज़र आते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आई थिंक ये स्मॉग के लिए काफ़ी फीजिबल सोल्यूशन हो सकता है? जी, इसमें ये बहुत अच्छी आपने बात की। अभी देखें, जिस तरह पब्लिक ट्रांजिट की हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में जितनी पब्लिक बसेस हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम आर डीजल। और इसी तरह जितनी आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं बड़ी, उनकी अगर पब्लिक बस सर्विसेज हैं स्टूडेंट्स के लिए, लाहौर में बिल्कुल। एग्जांपल्स हैं UET की 50-50 साल पुरानी डीजल रन बसेस हैं। सो अगर पब्लिक ट्रांजिट आपने शहरों में लाना है तो उनको बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इलेक्ट्रिक बसेस हों और वो जीरो एमिशन टेक्नोलॉजी पे काम करें। इसी तरह जो 4 व्हीलर्स हैं, गाड़ियाँ, वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, बहुत कम मिकदार में अवेलेबल है जो अफोर्डेबल है। सो वो अफोर्डेबिलिटी का इशू है। तीसरा ये कि अब हमारे पास E-बाइक्स आना शुरू हुई हैं, जो बहुत ईजी लो हैंगिंग फ्रूट है टू अडॉप्शन। आप अपनी जो एग्जिस्टिंग पेट्रोल रन मोटर बाइक्स हैं या रिक्शाज जो हैं, इनके इंजन्स एक तो रेट्रोफिट भी हो जाते हैं इलेक्ट्रिक पे और बैटरी पे, और नई व्हीकल्स भी आ गई हैं मार्केट में। अब गवर्नमेंट को यही चाहिए कि इन्हें इंसेंटिवाइज करे, कि बहुत जीरो इंटरेस्ट स्कीम्स पे, ग्रीन लोन्स पे लोगों को प्रोवाइड करे, और साथ ही साथ जो पोल्यूटेंट टेक्नोलॉजीज हैं उन्हें थोड़ा एक्सपेंसिव भी करे। उससे ये होता है कस्टमर का ऑटोमेटिकली बिहेवियर चेंज होता है टुवर्ड्स जीरो एमिशन व्हीकल्स या आपकी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। और ये शिफ्ट बाकी मुल्कों में हुआ है, जरूर सक्सेसफुली हुआ है इन चाइना, अब ये बांग्लादेश में हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, पाकिस्तान में कुछ हद तक हो रहा है, लेकिन इसे फर्दर एक्सेलरेट करने के लिए हमें गवर्नमेंट से बेनिफिट्स की बहुत ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया दावर साहब, ज्वाइन किया और वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए और बताया कि हम किस तरह शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म पॉलिसी फ्रेमवर्क जिसमें पूरी सोसाइटी और हुकूमत की इन्वॉल्वमेंट के साथ इस स्मॉग के क्राइसिस पर काबू पा सकते हैं। एंड नाज़रीन, ये एक ऐसा बेसिकली स्मॉग का मसला है जिसमें आई थिंक सिर्फ हुकूमत या शहरियों की नहीं, आई थिंक मिल के अगर काम करें तो ही आई थिंक क्योंकि ये बेहतर हो सकती वही है। क्लाइमेट चेंज की जब हम बात करते हैं और इस तरह के इन्वायरमेंटल इश्यूज़ की बात करते हैं, तो ये वो चीज़ें हैं जो विदाउट बॉर्डर, रिलीजन, एथनिसिटी, हर किसी को बराबरी के तौर पर अफेक्ट करती हैं। बिल्कुल। अनलेस आप मुल्क छोड़ के चले जाएं कहीं, तो फिर आपको नहीं अफेक्ट करेंगी। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा नाज़रीन, मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए बोल न्यूज़। नाज़रीन, वेलकम बैक टू फ्रंट पेज। ब्रेक से पहले हमने आपको बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान में इस वक्त स्मॉग का मसला अपने उरूज पर है और जो मेजर कॉजेज़ हैं वो क्या हैं। पेट्रोल एग्जॉस्शन, क्रॉप बर्निंग और लोगों का नेग्लिजेंस और इग्नोरेंस, ये सारी लीडिंग कॉजेज़ हैं जो हमने डिस्कस किए दावर हमीद भट्ट से। अब हम बात करेंगे गज़ा के बारे में। सबसे पहले आपको बताते चलें कि 13 अक्टूबर को US गवर्नमेंट ने इजराइल को एक इंतबा जारी की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि एक हमारी डिमांड है कि आप एक सर्टेन लेवल ऑफ एड जो है वो गज़ा तक पहुँचाएंगे। लेकिन इजराइल ने इन सारी डिमांड्स की खिलाफ वर्जी की है, किसी को भी नहीं माना। और इस वक्त ये सूरत हाल है कि 8 ऐसे ग्रुप्स हैं जिन्होंने इस डेडलाइन के एक्सपायर होने के 30 दिन के बाद एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया है। इन ग्रुप्स में शामिल हैं नॉर्वेजियन रेफ्यूजी काउंसिल, ऑक्सफैम, रेफ्यूजीज इंटरनेशनल, मेड ग्लोबल, सेव द चिल्ड्रन, केयर, अनेरा और मर्सी कोर। ये वो ग्रुप्स हैं जो पूरी दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में लोगों की मदद करते हैं, ह्यूमैनिटेरियन एड पहुँचाते हैं, लोगों को जहाँ पे खाने का
कोई एक्सेस नहीं है, पानी, साफ़ पानी का कोई एक्सेस नहीं है, वहाँ ये सारे तमाम ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं। और इनका कहना है कि इनका काम इजरायली फ़ौज ना कि मुश्किल कर रही है बल्कि नामुमकिन कर दिया है। और इसी मद में यूएस गवर्नमेंट ने इसराइल को ये एक डेडलाइन दी थी, एक अल्टीमेटम दिया था कि एटलीस्ट 350 ट्रक्स गज़ा तक पहुँचने चाहिए, लेकिन सूरत हाल वहीं खड़ी है और इनमें से एक भी ट्रक गज़ा तक नहीं पहुँचा है। हम ये भी नाज़रीन को बताते चलें कि यूएन की रिपोर्ट्स के मुताबिक गज़ा में शहीद होने वाले 70% लोग औरतें और बच्चे थे। तो इन सूरत हाल में जब आप एड को रोकते हैं, जब आप असिस्टेंस को रोकते हैं, तो ये डायरेक्ट क़हत साली, डायरेक्ट फैमिन की सिचुएशंस क्रिएट कर सकता है। यहाँ नाज़रीन को ये भी मज़ीद बताते चलें कि सबसे कम उम्र बच्ची शहीद होने वाली जो थी वो सिर्फ कुछ माह की थी, और सबसे जो बुज़ुर्ग खातून थी उनकी उम्र थी 97 ईयर्स। यहाँ पे एक सबसे बड़ा मसला जो नोट किया जा रहा है वो ये है कि आईडीएफ फोर्सेस के अलावा इसराइल के कई शहरी ख़ुद इन ट्रक्स को रोकने और इनको लूटने में मशगूल हैं, और इसी वजह से ये ट्रक्स नहीं पहुँच पा रहे उन लोगों की तरफ जहाँ ये जाना चाहते हैं। कर्म अबू सालिम नाम की एक जगह है जहाँ से ये एड शिपमेंट्स क्रॉस होती हैं, और ज़्यादातर एड शिपमेंट्स यहीं रोक ली जाती हैं। इनफैक्ट आईडीएफ का कहना है कि उन्होंने अपनी तरफ से खूब कोशिश की है इस मसले को हल करने की, लेकिन अगर की होती तो ये मसला कभी क्रिएट ही नहीं होता। तो ज़रासर झूठ है ये। लाजमी इसमें आपको ये भी बताना ज़रूरी है नाज़रीन कि हारेट्स जो इसराइल की अपनी न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन है, उनका कहना है कि ये तमाम सप्लाईज़ जो एड के हैं ये आईडीएफ के सिस्टम में फ्लैग होते हैं, टैग्ड होते हैं, उनको पता होता है कि कौन सा ट्रक किस वक्त कहाँ जा रहा है, तो उनकी मर्ज़ी के बगैर कुछ हो नहीं सकता। यहाँ पर आपको ये भी बताएँ कि इन 8 ट्रक्स को रोककर करम अबू सलाम में जो भत्ता वसूल किया जा रहा है वो कम से कम $4000 से शुरू होता है। तो ये आईडीएफ के अपने फ़ौजी और इजरायली सिटीजन्स इन 8 ट्रक्स को रोक के कहते हैं कि या तो आप हमें $4000 दें या हम आपको नहीं आगे जाने देंगे। और जब वो नहीं आगे जाने देते तो उसके बाद ये भी होता है कि इनमें से कई एड के पैकेट्स $200, $250, $300 की प्राइस पर बेच दिए जाते हैं गज़ा के ही लोगों को, जिनके पास इस वक्त ना रिसोर्सेज हैं ना पैसे। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है कि ये एक मैन मेड नेचुरल डिज़ास्टर की तरफ हम जा रहे हैं, और इसकी सारी जिम्मेदारी इसराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर आती है। यहाँ आखिरी में आपको ये भी बताएंगे कि कम से कम भी हमने सुना है कि 30% भत्ता का जो है वो चार्ज है जो आईडीएफ के पास जाता है, और उस पूरे इलाके में एक ही एटीएम मौजूद है। तो तमाम एड के जो ट्रक्स चलाने वाले होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, उनको फोर्स किया जाता है कि आप इस एटीएम में जाके हमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डॉलर्स दें तो हम आपको आगे जाने दें। तो इस तमाम सूरत हाल में हम यही अहाता कर सकते हैं कि इस वक्त सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है और डोनाल्ड ट्रंप के आने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। बिल्कुल अरीबा, आप यू कुडंट हैव समराइज्ड इट बेटर, और बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट सूरत हाल है। एथनिक क्लेंजिंग ही समझें ये डेफिनेटली। और अब तो क्राउन प्रिंस ने भी एक बहुत बिल्कुल मोहम्मद बिन सलमान साहब ने उनका स्टेटमेंट आया है कि ये जो एथनिक क्लेंजिंग की जा रही है इसको रोका जाए फिलफौर, और ओवरटेकिंग बिल्कुल हुई। मैं नाज़रीन आज आपके लिए ख़बर लेके आया हूँ आलमी मईशत के मैदान से, जिसका गहरा ताल्लुक़ है सदर डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री से इन दी इलेक्शंस। तो नाज़रीन आजकल हमारी यूथ की बड़ी गहरा इंटरेस्ट है, चाहे वो पाकिस्तान का या दुनिया भर में क्रिप्टो मार्केट्स में। तो नाज़रीन कहा यह जा रहा है और नंबर्स ये कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन के जीतने से क्रिप्टो मार्केट्स के लिए काफ़ी हौसला अफजा है, और इसी वजह से जो बिटकॉइन है वो अपनी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर $82,000 पे पहुंच गया है। और रॉयटर्स के मुताबिक दिस इज़ ड्रिवन बाय इन्वेस्टर ऑप्टिमिज्म, और जो बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया है कि वो जो क्रिप्टो का जो रेगुलेशन का जो निज़ाम है उसको फेवरेबल करेंगे। और एक और बड़ी वजह जो अमेरिकी कांग्रेस है वहाँ पे प्रो क्रिप्टो उम्मीदवार नाज़रीन जीते हैं। और यहाँ पे मज़े की बात तो यहाँ पे है, क्रिप्टो इंडस्ट्री ने जो प्रो क्रिप्टो उम्मीदवार थे कांग्रेस में, उनकी बैकिंग में तकरीबन $119 बिलियन इन्वेस्ट किए, और उसकी वजह से कांग्रेस के वाले से उनको ओहायो, मिशिगन और नॉर्थ कैरोलिना में काफ़ी हौसला अफजा कामयाबी मिली। और नॉर्थ कैरोलिना और मिशिगन एक डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री की एक बहुत बड़ी वजह है। और इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि जो एंटी क्रिप्टो सेनेटर थे शेरड ब्राउन, वो इलेक्शन हार गए, और इससे ऑप्टिमिज्म और ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ अमंग्स जो क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं कि जो क्रिप्टो मार्केट्स हैं उनकी जो
ऑपोजिशन है वो कम होगी। अच्छा, इस वाले से हम आपको मज़ीद बताएं कि ये जो मार्केट में ऑप्टिमिज्म है उसका क्रिप्टो मार्केट पे जो इम्पैक्ट है बड़ा अच्छा आ रहा है। जो US लिस्टेड क्रिप्टो स्टॉक्स हैं जैसे कॉइनबेस, उसको बड़े नोटेबल गेन्स मिले हैं जिसमें 11.3% इजाफा हुआ है उसकी मालियत में, और इससे ये पता चलता है कि स्टॉक मार्केट क्रिप्टो के वजह से कितनी ज़्यादा ऊपर जा रही है। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा है, क्योंकि हमने आपको बताया कि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में आने की वजह से क्रिप्टो मार्केट में काफ़ी ऑप्टिमिज्म मुस्बत रुझान रहेगा। उन्होंने ये भी प्रॉमिस किया है कि जो SEC चेयर हैं शहरी जेंसलर, जो कि मुलविस रहे हैं क्रिप्टो क्रैकडाउन्स में, उनको वो हटाएंगे, जिसकी वजह से जो रेगुलेशन का निज़ाम है क्रिप्टो का, इसका हमने आपको पहले जिक्र किया, वो काफ़ी लाइट होगा। और ये भी एक बड़ी वजह है कि जो इन्वेस्टर्स काफ़ी खुश हैं। फिर दूसरी मज़े की बात यहाँ पे ये है कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट स्पाइक है वो भी बहुत ज़्यादा ऊपर गई है कि अभी जो डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री के बाद के चंद दिन हैं उसमें रिकॉर्ड इनफ्लोज आए हैं क्रिप्टो मार्केट में, जो कि तकरीबन 1.4 अरब डॉलर्स हैं। और नाज़रीन, अगर और जो रैली किए स्टॉक्स वो हैं ईथर और डिजी कॉइन, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा गेंस दिखाई है, तकरीबन कुछ $3200 की उनकी मालियत पहुंच चुकी है। और अगर हम ये बात करें कि डोनाल्ड ट्रंप का क्यों इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है टुवर्ड्स क्रिप्टो मार्केट, उसकी दो वजह, एक इलॉन मस्क और दूसरा उनकी अपनी फैमिली। अगर हम बात करें डोनाल्ड ट्रंप के बेटे की, एरिक ट्रंप, वो जो है अभी ही इज़ एक्सपेक्टेड टू स्पीक एट अ मेजर क्रिप्टो इवेंट जो कि होने वाला है अमेरिका में वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल सेंटर में। और डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कैंपेन के दौरान वादा किया था कि वो अमेरिका को पूरी दुनिया के क्रिप्टो मार्केट्स का कैपिटल और हब बनाएंगे। तो आई थिंक इससे उनकी मंशूर की काफ़ी ज़्यादा अलाइनमेंट नज़र आती है। लगता है आपको मोइस के जिस तरह से हमने नाजरीन को बताया था पॉली मार्केट के बारे में, कि वो तमाम पैसा जो इलॉन मस्क ने लगाया है वो उनको डबल ट्रिपल क्वाड्रुपल करके वापस मिल रहा है। बिल्कुल, हमने तो कल नाजरीन को बताया कि जब से डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीते हैं तो इलॉन मस्क की अपनी ज़ाती जो उनकी मालियत है, वेल्थ, उसमें भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स के साथ 68 बिलियन डॉलर्स कुछ प्रोजेक्ट किया था, एंड दिस विल एक्चुअली गो अप एक्चुअली एंड विल कीप राइजिंग। एंड yes, and with the expectation, और डोनाल्ड ट्रंप ने जो वादा किया है कि वो रेट कट फेडरल में, तो इससे जो फेडरल रेट कट्स की वजह से क्रिप्टो मार्केट्स में और ज़्यादा बूम आएगा। बिल्कुल, दैट्स वेरी वेरी ट्रू। एक तरफ हम देख रहे हैं कि जो अमीर से अमीरतर हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ तो अपना वादा पूरा कर रहे हैं कि तमाम वो लोग जो उनके साथ खड़े थे, इंक्लूडिंग बिलियनर इलॉन मस्क, वो सब के लिए फ़ायदा ही होगा अगर वो प्रेसिडेंट बने। लेकिन दूसरी तरफ जो उन्होंने अरब मुस्लिम से वादा किया था, जो मुसलमानों से वादा किया था अमेरिकन, कि हम गज़ा की जंग बंदी की तरफ जाएंगे, कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन गज़ा और यूक्रेन की वॉर को रोकेगी, उस पर हमें ना तो इलॉन मस्क का कोई स्टेटमेंट देखने को मिलता है ना डोनाल्ड ट्रंप का। बिल्कुल, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और वही बात है ना, इलॉन मस्क ने जो इन्वेस्टमेंट की वो कोई ऐसे तो नहीं की ना, कोई गेन्स होंगे जो समझ के ही किया है। एक तरह से वो वाइस प्रेसिडेंट का रोल निभा रहे हैं वो और जेडी वैंस मिलके। बिल्कुल। लेकिन नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त हुआ जाता है ख़त्म। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते पीर वाले दिन। टिल देन हैव अ ग्रेट वीकेंड। अरीबा, हैव अ ग्रेट वीकेंड एज वेल। यू टू मोइज, एंड नाज़रीन आप भी हैव अ ग्रेट वीकेंड। और अपना बोल न्यूज़ के सोशल मीडिया हैंडल्स पर ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।